हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑसिलेशन सीरीज़ के अंदर। हम ऑसिलेशन के 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। आज हम जो 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, उनके नाम क्या क्या हैं हमारे पास। टाइम पीरियड इन एसएचएम। कल मैंने आपको बताया था, लास्ट में टॉपिक लिखा हुआ था कि हम किसी भी एसएचएम के अंदर टाइम पीरियड निकालने के लिए किस किस स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, उनकी बात हम इसके अंदर करेंगे। उसके बाद हम बेसिकली आज बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर, यानी अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो जब वो एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। फिर हम कुछ बातें करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की, कि अगर 2 स्प्रिंग को पैरेलल में कंबाइन कर दें, सीरीज़ के अंदर कंबाइन कर दें तो उनका उस पर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं बच्चों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों, स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड इन एसएचएम। बच्चों मैं आपको कुछ 4 या 5 स्टेप्स लिखवाऊंगा, अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी पार्टिकल का एसएचएम निकाल सकते हैं। लिखें पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स मेरे साथ साथ लिखने हैं, फिर मैं आपको वो पॉइंट्स अलग से एक एक क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको उनको हॉरिजॉन्टल सिस्टम के अंदर समझाऊंगा पहले, फिर आपको समझाऊंगा वर्टिकल सिस्टम में उन्हें कैसे अप्लाई करना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको लास्ट में ट्रिक बता दी जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से करेंगे, एक 1 बाय स्टेप। फिर जैसे आप उसके अंदर एक्सपर्ट बनोगे तो आप 1-2 स्टेप बीच में से क्या कर सकते हो, मिस कर सकते हो अपने टाइम को बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप्स मेरे साथ साथ लिखना आप। चलिए पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों, पहला स्टेप कहता है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसी भी पार्टिकल की सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबको पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, ऐसी पोजीशन जिसपे पार्टिकल स्टेबल हो, ना ज़्यादा एनर्जी हो उसके पास, ना कम एनर्जी। बेसिकली मैं कह दूं, किसी पार्टिकल पर लगने वाला अगर एफ नेट 0 के इक्वल हो जाए तो वो उसकी कौन सी पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। सर हमने निकाल ली इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब क्या करना है। सेकंड स्टेप बच्चों आपको क्या करना है, देखना। सेकंड स्टेप में उसको आपकी राइट इट्स बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन, यानी फोर्स को दोनों साइड बैलेंस करके उसकी आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। ठीक है सर, ये काम भी कर दिया। आपने क्या किया, आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, आपने उसकी बैलेंस फोर्स इक्वेशन लिख दी। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस द मास। आप स्लाइटली क्या करेंगे, मास को डिस्प्लेस करेंगे। जब आप मास को डिस्प्लेस करेंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। बच्चों मैं आपको ये समझाऊंगा एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो जब आपने पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, द मास स्लाइटली डिस्प्लेस द मास एंड राइट न्यू इक्वेशन ऑफ F net and mathematically arrive at F equal to minus kx। यानी आपने क्या किया बच्चों, एक पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले गए, वहां पे उसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी। जब आपने उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखी, फिर आपने उसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। जब आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो वो एसएचएम के अंदर आ जाएगा, और एसएचएम में एक फोर्स और लग जाती है, तो यहाँ पे कोई नया एफ नेट बनेगा। आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। लिखने के बाद आपको कैसे भी मैथमेटिकली आपको लास्ट में आना है F इक्वल टू माइनस के एक्स पे। जब आप इस इक्वेशन पे पहुंच जाओगे बच्चों, उस टाइम पे आप बोलोगे कि टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना होता है हमारे पास, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ओमेगा कितना होता है हमारे पास, आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, k/m। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √k/m। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 पाई √, जो नीचे था वो ऊपर m/k।
ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा किसी भी एसएचएम का। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम जो एसएचएम कर रहा है हमारे पास। के को हम क्या कहते हैं, के को हम कहते हैं एसएचएम कांस्टेंट। अब इत्तेफाक की बात ये है कि यही हमारा क्या बन जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब हम स्प्रिंग की बातें करेंगे तो के ही हमारा क्या बन जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक एसएचएम कांस्टेंट। अगर आप किसी और पार्टिकल को देखो, किसी पेंडुलम को देखो जब वो ऑसिलेशन करता है तो उसमें के की वैल्यू कुछ और आती है, ये नहीं आती हमारे पास। तो आप क्या बोलेंगे इसे, के इज द एसएचएम कांस्टेंट। इतनी बातों को लिख लीजिए। फिर इस सारे मेथड्स को हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं चलता हूँ आगे। चलूँ 1 2 चलो देखिए। अब आगे हम बात करेंगे किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। हमने जो मेथड लगाए हैं, हमने जो स्टेप्स लिखे हैं, कैसे उनको अप्लाई किया जाएगा। पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल सिस्टम में, बाद में देखेंगे वर्टिकल सिस्टम के अंदर। बच्चों वर्टिकल सिस्टम के अंदर देखो क्या क्या बातें हो रखी है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है जिससे आगे क्या कनेक्ट है, एक मास कनेक्टेड है। इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है बच्चों। क्या लग रही है, ध्यान से सुनना। मैं इसको इजी भी बना सकता था लेकिन मैंने थोड़ा सा टफ बनाया है, जाकि आप अगर इस मेथड को समझ गए तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को खेल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो ग्राउंड है जिस पे रखा हुआ है, इस ग्राउंड को हमने क्या माना है, फ्रिक्शन लेस। यानी हमारा ग्राउंड कैसा है, फ्रिक्शन लेस। इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रही। इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 क्या कहता था, अगर आपको याद हो बच्चों, ये अभी फिलहाल कहाँ पे, अपनी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। बच्चों याद करो स्टेप 1 क्या कहता था। स्टेप 1 कहता था कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या निकालनी है हमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये स्प्रिंग अभी इक्विलिब्रियम में है, तो कई बच्चे सोचेंगे सर मीन पोजीशन को ही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते थे। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे क्या लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है जो इसको इधर खींचना चाहेगी। यानी ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे नहीं है। तो सर ये मीन पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा, हम पहुंचा देते हैं। ये देखो, मान लो इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल ने, मान लो इसकी यहाँ का ये मीन पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन, ये पार्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है और यहाँ पहुँच जाता है। ये मास पहुंच गया यहाँ पे, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया बच्चों, हम इसको मान लेते हैं x0। और अब यहाँ पे लग रही है फोर्स। आपने बोला कि सर आपने कोई कांस्टेंट फोर्स लगाई, उसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच गई और ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इस साइड, और स्प्रिंग की वजह से लगने वाली, स्प्रिंग की वजह से कितनी लगती है बच्चों फोर्स, स्प्रिंग की वजह से कितनी लगेगी, -kx0। पर यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्शन दिखा दी पहले ऑलरेडी किस साइड है। माइनस साइन तो हमें क्या शो करता था कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रही है, हमारी फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ, तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स कितनी आ गई, kx0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब सुनना, मैंने बोला था कि जब आप यहाँ पे पहुंच जाओ तो आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं तो वो कितनी बनेगी बच्चों, तो आपने बोला सर बैलेंस इक्वेशन बनेगी, इस साइड फोर्स लग रही है F, इस साइड फोर्स लग रही है kx0, यानी F इज इक्वल टू kx0। क्लियर। दूसरा स्टेप भी क्लियर। पहले हमने क्या किया, पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले गए। जब हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले गए, हमने उसकी इक्वेशन लिख दी कि इस साइड फोर्स F लग रही है, इस साइड कितनी लग रही है, kx0। अब थर्ड स्टेप क्या कहता था, याद करो। थर्ड स्टेप कहता था कि यहां पे जाने के बाद इसको स्लाइटली धक्का दे दो, आगे से क्या कर दो, इसको थोड़ा सा जर्क दे दो या एक झटका दे दो। जब आप इसको ऐसे हल्का सा झटका दोगे तो ये क्या करने लग जाएगा बच्चों, एसएचएम। जब ये पार्टिकल एसएचएम करेगा तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। देखो क्या होगा। अब इस कंडीशन से आते हैं, मान लो ये स्प्रिंग है मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिकल की मीन पोजीशन थी पहले, ओके सर। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी जो हम अभी अभी ऊपर बना के आए। अब मैंने इसको हल्का सा धक्का दे दिया बच्चों। जब मैंने इसको हल्का सा धक्का दिया तो बॉक्स थोड़ा सा और आगे चला गया, और इस बार बॉक्स कितना आगे गया बच्चों, x आगे गया।
इसके ऊपर फोर्स अभी भी लग रही है, एफ हमने हटाई नहीं है, तो तभी तो ये आगे गया यहाँ से इतना। तो आपने क्या बोला, इसको स्लाइटली धक्का दिया तो ये क्या चला गया आगे। अब सुनना बच्चों, अब बोला था कि दोबारा क्या लिखो, इसकी एफ नेट की इक्वेशन लिखो। किसकी इक्वेशन, एफ नेट। तो बच्चों एफ नेट की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी, सोचना एक बार। आप बोलोगे सर एक फोर्स लग रही है इधर, और इस डायरेक्शन को अपन क्या मानते थे, पॉजिटिव। तो एक फोर्स तो लग रही है इधर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ। क्लियर। सर इस बार इस साइड दो फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है एक्स नॉट की वजह से जो पहले से खिंचा हुआ था, इसकी वजह से कितनी लग रही है इस साइड, के एक्स नॉट। और इस बार थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसकी वजह से भी फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, के एक्स। तो क्या बोला मैंने आपको, इस बार जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हो गई एक्स प्लस एक्स नॉट, तो पीछे फोर्स भी कितनी लगेगी, के एक्स प्लस एक्स नॉट। क्या ये बात समझ आई आपको, मैंने क्या बोला, जितनी स्प्रिंग खिंचती है उतना ही तो पीछे के एक्स टाइम्स फोर्स लग जाता है। तो इस बार स्प्रिंग कितनी खिंच गई, एक्स प्लस एक्स नॉट, तो पीछे फोर्स कितनी लग गई है हमारे पास बच्चों, के एक्स एक्स प्लस एक्स नॉट। माइनस आता बट मैंने डायरेक्शन शो कर दी तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब एफ नेट निकालना है, तो ये पॉजिटिव, ये क्या आएंगे नेगेटिव, यानी एफ माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। तो आप बोलोगे एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट। क्या आप ऊपर वाली इक्वेशन में एफ की वैल्यू निकाल के आए थे, वो यहां पुट कर दो। एफ नेट इज इक्वल टू के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट। ध्यान से देखो, यहां से माइनस के एक्स नॉट और प्लस के एक्स नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एफ नेट की वैल्यू आ गई माइनस के एक्स। और अगर मैंने बोला था आप मैथमेटिकली पहुंच जाते हो किस पे, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि टाइम पीरियड इस सिस्टम का क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। क्लियर, क्लियर पहला कंसेप्ट। अभी टेंशन मत लो, पहला एग्जाम्पल किया अपन ने, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे वर्टिकल सिस्टम के लिए, फिर एक एग्जाम्पल स्प्रिंग को अलग तरीके से कनेक्ट करके देख लेंगे, उसमें कर लेंगे। पर आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो लास्ट में जाके क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट। तो यहीं से आपकी ट्रिक बिल्डअप होगी। सोचना, जो बाहर से नेट फोर्स लग रही है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि मान लो स्प्रिंग को मैं यहाँ पे मीन पोजीशन है, अगर मैं इसी को मीन मान लेता और इसको एक्स डिस्प्लेस करवाता, तो एफ नेट किसके इक्वल आता, माइनस के एक्स के इक्वल आता, और उस कंडीशन में भी मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकता था। इतनी बात क्लियर, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कर लिया होगा नोट। अब चलते हैं अगले सिस्टम पे। अगला हमारे पास कौन सा है, वर्टिकल सिस्टम। अब ध्यान से देखो, वही बात, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों? आप बोलोगे सर नहीं, अगर हम किसी भी मास को किसी स्प्रिंग से लटकाते हैं तो स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे आना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी क्या लगाती है, अपना फोर्स। ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, mg। तो बना लो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बनाई मैंने स्प्रिंग, ये मास आ जाएगा थोड़ा सा नीचे। ये बच्चों थी इसकी मीन पोजीशन, और ये जो नई पोजीशन बन गई इसकी, मान लो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स नॉट, और वेट कितना लग रहा है नीचे, mg। ये इसकी कौन सी पोजीशन आ गई बच्चों, इक्विलिब्रियम। यानी मास की वजह से आप इसको हल्के हल्के नीचे लेके आए और यहां पे आके रुक गया। ये रुका क्यों? क्योंकि नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल हो गया। अगर मैं यहां से आपको इक्वेशन लिखने को बोलूं, आप बोलोगे सर नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x नॉट, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा बच्चों, kx नॉट। अगर इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहो तो आप बोलोगे सर ऊपर नीचे दोनों एफ नेट इक्वल टू 0, यानी mg किसके इक्वल है, आप यहां से क्या बोल सकते हो, mg किसके इक्वल है, kx नॉट के। इतनी बात क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाओ, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। क्या आपके दिमाग में बात आ रही है? हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम था
इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही थी, क्या वही काम यहां पे mg कर रहा है? अभी आपको पता चलेगा, देखना। थर्ड कंडीशन क्या थी? इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाना। देखते जाओ देखते जाओ। हमारे को पता है कि ये इसकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम। यहां पे कौन सी पोजीशन है इसकी? मीन। तो ये इस दोनों से नीचे चला जाएगा। इस बार सिस्टम कहां आ गया? यहां पे दिख रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है। ये यहां पे आ गया बच्चों मास m। अब ध्यान से देखना, नीचे की तरफ अभी भी फोर्स कितनी लग रही है? mg। क्लियर? ऊपर की तरफ बच्चों ये इसकी मीन पोजीशन थी। ऊपर से डिस्प्लेसमेंट ये कितना था पहले हमारे पास? ये x0 था, और अब मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? x डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? x0 प्लस x। मैंने बोला नई एफ नेट की इक्वेशन लिखो, उससे पहले देखो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा। अब ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा k x प्लस x0। इतनी बात क्लियर? अब लिखते हैं इसकी एफ नेट की इक्वेशन। देखना एफ नेट क्या होगा बच्चों? नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लो, ऊपर की तरफ लगने वाले को क्या मान लो? नेगेटिव मान लो। तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ तो लग रहा है mg। कई बच्चों के मन में सवाल कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव। देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमको डेफिनेटली जाना कहाँ पे है। हमको चाहिए लास्ट में f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो वो तो तभी मिल सकता है जब ऊपर वाले को नेगेटिव माने। अभी देख लेना यहाँ पे एफ नेट नीचे वाले को पॉजिटिव माना तो क्या आएगा? mg। ऊपर वाले को माइनस कर दो, इसमें से क्या आएगा? माइनस के एक्स प्लस x0। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? mg माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट। mg किसके इक्वल था? के एक्स नॉट के, यानी एफ नेट इज इक्वल टू के, ये mg से कैंसिल आउट, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स। और जब भी एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाए बच्चों, उस कंडीशन में टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। क्लियर? क्लियर? दोनों कंडीशन से आपको समझा दिया। एक बार और समझाऊंगा आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से, तब जाके आपको ये और चीज़ें क्लियर होंगी। पर आपने अब तक एक बात सीख ली होगी कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, टाइम पीरियड पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी आप अगर ये सेकंड स्टेप को, जो x0 वाला स्टेप है, अगर आप इसको खा भी जाओ, यानी अगर आप इसको स्किप भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये देखो, यानी यहाँ पे जो कहानी चल रही है बच्चों, ये सारी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में है कि आपने इसको कितना एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किया और उसके अंदर कितनी एक्सटर्नल। देखो मैं यही समझाता हूँ आपको। अगर मैं इसी स्प्रिंग को ऐसे लेके आता कि ये स्प्रिंग मेरे पास मान लो इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का असर नहीं है, ये आपको बोर्ड विजिबल है, चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। इसका मास कितना है? m। अब आप बोलोगे सर कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, मान लो मैंने इसको SHM करवाया, जब मैं इसको SHM करवाऊंगा बच्चों, तो इसके ऊपर जो F नेट लगेगी, मान लो SHM की वजह से ये डिस्प्लेस होता है x। अगर ये x डिस्प्लेस होता है तो फोर्स कितनी जनरेट होगी इसमें? kx के इक्वल। तो आप बोलोगे F नेट किसके इक्वल आएगा? kx के इक्वल। और F नेट अगर kx के इक्वल आ गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो आप डायरेक्टली इसको शॉर्टकट देख सकते हो कि इस वाले इक्विलिब्रियम कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं कि अगर पहले इसको इक्विलिब्रियम पे ले जाएं। अब आगे जाके कई क्वेश्चन देखोगे जिसमें आपको ये फुल मेथड भी अप्लाई करना पड़ सकता है, वरना आप याद रखना कि सारा खेल तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसी की वजह से आ रहा है। चलिए एक सवाल देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि आपके पास कोई एक वेज बना हुआ है जो कि थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक मास लटका रखा है। बच्चों सुनना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ mg, और ऐसे आपने बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस साइड कितनी फोर्स लगने वाली है? mg साइन थीटा। आपसे इसका टाइम पीरियड पूछा है, तो आप बोलोगे सर इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये तो कौन सा फोर्स है हमारे पास? एक्सटर्नल फोर्स, इसका तो कोई हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आएगा। यानी अगर इस पार्टिकल को मैं x डिस्प्लेस कर दूं यहाँ से x, तो पीछे स्प्रिंग फोर्स कितनी लगेगी? F इक्वल टू माइनस के एक्स। और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस केस में टाइम पीरियड हम बिना सोचे समझे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रूट m बाई के। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास mg साइन थीटा थी, बट हमने देखा कि हम सेकंड स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता कि mg साइन थीटा की वजह से ये x0 आया तो mg साइन थीटा x0 के इक्वल होता, फिर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता, फिर mg
साइन थीटा एक्स नॉट के इक्वल कट जाता और लास्ट में यही तो बनता हमारे पास। तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सेकेंड स्टेप को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा सवाल था, इजी सा। अगले सवाल पे चल रहे बच्चों, क्या बोल रहे हैं ध्यान से अभी भी देखो। अगर आप इस मास को हल्का सा डिस्प्लेस करते हो नीचे की तरफ x, तो ये स्प्रिंग इस पुली से बंधी हुई है। हमारे सिलेबस के अंदर जितनी भी पुली हैं, जितनी भी स्प्रिंग है, जितनी भी रोप है, सारी की सारी क्या है, मासलेस, तो इनका तो कोई मास नहीं है। अगर ये पार्टिकल नीचे जाता है x, तो ये स्प्रिंग भी कितनी खींचेगी बच्चों, x, यानी स्प्रिंग के अंदर भी कितनी डिस्प्लेसमेंट आने वाली है, x। तो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू kx। और कोई फोर्स यहां लग नहीं रहा, तो F नेट किसके इक्वल आएगा बच्चों, माइनस kx के इक्वल। और इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो अभी भी कितना रहेगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। कई बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर हम पेपर के अंदर फॉर्मूला भूल जाते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे याद रखें, 2 पाई रूट m अपॉन k या k अपॉन m। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, ध्यान से देखो। आप इमेजिन कर लेना कभी भी अगर आप पेपर में बैठे हो कि आपके पास कोई भारी ब्लॉक है, आपने भारी ब्लॉक को स्प्रिंग से लटका दिया, तो वो स्लो स्लो मूवमेंट करेगा। अगर वो स्लो मूवमेंट कर रहा है बच्चों, तो उसको ऊपर नीचे आने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ेगा। यहां से देख रहे हो, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी जितना भारी मास उतना वो स्लो स्लो मूवमेंट करेगा, और स्लो स्लो मूवमेंट करने की वजह से उसका टाइम पीरियड क्या कर जाता है, इंक्रीज। अगला सर के यहां पे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है जब तक हम स्प्रिंग की बातें करते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसकी स्प्रिंग कितनी ज्यादा टाइट है। जितनी ज्यादा k की वैल्यू उतनी ज्यादा टाइट स्प्रिंग। क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा k की वैल्यू उतनी ज्यादा टाइट स्प्रिंग। ठीक है सर, इतनी बात भी क्लियर। आपको पता है जितनी ज्यादा टाइट स्प्रिंग होती है वो उतना तेज तेज एसएचएम करती है, यानी k की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। चलो मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी आपको फील दिलाता हूं कि टाइम पीरियड कैसे मास के साथ और k के साथ रिलेटेबल किया जा सकता है। देखिए इधर बच्चों, हमारे पास ये एक स्प्रिंग वगैरह दे रखी है। पहले हम मास के साथ देखें, हमने मास की वैल्यू कितनी ले रखी है बच्चों, 100 ग्राम। ये देखो मैंने 100 ग्राम का मास लटकाया इससे, ये मैंने 100 ग्राम का इससे मास लटकाया, और मैं क्या करता हूँ, इसकी रेस्टिंग पोजीशन ले लेता हूँ। चलो अब देखना, मैं इसको एसएचएम करवा रहा हूं। देख रहे हो काफी तेज तेज हो रहा है, ये पार्टिकल काफी तेज तेज कर रहे हैं। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि मास अगर बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड कम आएगा। ये तेज तेज मूवमेंट कर रहा है बच्चों, यानी एक ऑसिलेशन काफी जल्दी पूरी कर रहा है, यानी टाइम पीरियड अभी काफी कम है। अब अगर मैं इसको स्टॉप करूं और मैं मास को बढ़ा देता हूं बच्चों, मैंने मास को बढ़ा दिया, और अगर मैं इसको अब करवाऊं ऑसिलेशन, क्या ये स्लोली स्लोली कर रहा है। चलो अपन एक कंडीशन लगा लेते हैं यहां से, अगर मास की वैल्यू 100 ग्राम है, हम एसएचएम करवाएंगे इसको दबा के। ये देखिए अगर मैं इसको यहां तक दबा दूं, अब ये पार्टिकल देखो कितना तेज तेज एसएचएम कर रहा है। अगर ये तेज तेज एसएचएम कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होता था, किसी भी एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए लगा गया टाइम, तो ये एक ऑसिलेशन बहुत जल्दी पूरी कर रहा है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, कम, यानी मास कम तो टाइम पीरियड भी कम। अगर मैं इसी के मास को बढ़ा दूं, देखो इसके मास को बढ़ा के मैंने कर दिया 300 ग्राम। अब मैं अगर इसको एसएचएम करवाऊं, ये मैंने इसको दबा दिया यहाँ पे और एसएचएम करवा रहा हूं, देखो क्या पार्टिकल अब धीरे धीरे मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल के धीरे मूव करने की वजह से उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया तो आप बोल सकते हो कि मास बढ़ाने के साथ साथ टाइम पीरियड बढ़ जाता है। मास और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो इस मेथड से आप क्या रख सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं। चलो मास को कांस्टेंट करते हैं एक बार के लिए, मास को अपन ले लेते हैं 120 ग्राम, ठीक है। अब k की वैल्यू को चेंज करते हैं। अभी फिलहाल चलो मैंने k की वैल्यू को काफी कम कर दिया, अभी k की वैल्यू बहुत कम है, यानी स्प्रिंग देखो कितनी पतली पतली सी है, यानी k की वैल्यू कम करना मतलब इसको स्प्रिंग को काफी लूज कर देना, तो k की वैल्यू काफी कम है। आपको पता है अगर k कम होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा,
टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये स्लो मूवमेंट करेगा। अभी देख लेना तुम यहां से, ये मैंने छोड़ा, ये देखो कितना स्लो मूवमेंट कर रहा है, क्लियरली विजिबल है आपको कितनी स्लोली मूवमेंट कर रहा है। अगर इसी को रोक के बच्चों मैं के की वैल्यू को लार्ज कर दूं, अब देखना स्प्रिंग देखो मोटी दिख रही है आपको, यानी के का मतलब होता है स्प्रिंग की स्टिफनेस, कितनी टाइट कितनी लूज आपकी स्प्रिंग है। अगर मैं इसको अब एसएचएम करवाऊं, ये देखो कितना फास्ट कर रहा है, यानी इस केस में क्या हो गया, एसएचएम फास्ट हो रहा है, यानी टाइम पीरियड कम हो गया। तो आपको दोनों चीजें क्लियर है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। इतनी बात क्लियर। चलिए चलते हैं वापस अपने बोर्ड पे। देखिए ये हमारे पास आ चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, मैंने 2 स्टार भी लगाए हैं इसके ऊपर। इसको मैं आपको एक बार लॉन्ग मेथड से करवाऊंगा, फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो अगले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे। चलिए ये पार्टिकल बच्चों अभी फिलहाल कहाँ है, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, तो ये मैंने इसकी मीन पोजीशन बना दी, ठीक है। क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप बोलोगे सर नहीं ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, तो ये किसकी कहानी चल रही है, मीन पोजीशन की। हमें इसे कहाँ ले जाना है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप बोलोगे सर इस पार्टिकल के ऊपर एक नीचे फोर्स लग रही है mg। बच्चों यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, ये हमारी जो पुली है ये फिक्स नहीं है इस बार, ये पुली कैसी है, मूवेबल। ये पुली कैसी है, मूवेबल, कि अगर ये चीज नीचे आएगी तो स्प्रिंग खिंच जाएगी, यानी पुली क्या कर सकती है, ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकती है। ठीक है सर इतनी बात। तो हम क्या करते थे, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना इसको। ये स्प्रिंग हल्का सा नीचे आएगी और ये मास भी हल्का सा कहाँ नीचे चला जाएगा। मान लो मास कितना नीचे गया, मैं मान लेता हूं मास गया x0 नीचे। अब मेरा सवाल बच्चों यहां से ये है कि अगर मास x0 नीचे आया होगा, अगर मास x0 नीचे आया होगा तो स्प्रिंग कितना खिंची होगी। सोचो इसको अपने माइंड के अंदर, अगर ये वाला मास जो था मेरे पास, अगर ये x0 नीचे आया है तो स्प्रिंग कितना नीचे आएगी, सोचो, सोच के देखो इधर। इस एक बार मैं साइड में आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो, उस क्वेश्चन पे चलेंगे बाद में। मान लो बच्चों आपके पास ये स्प्रिंग है, समझना इसको, और ये पुली लगी हुई है और ये वही सिस्टम मैंने बना दिया यहां पे। अब सोचो कि अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दूं कितना, x डिस्टेंस, यानी कि ये स्प्रिंग जो है, इस क्वेश्चन को बच्चों समझना ध्यान से, ये स्प्रिंग अगर x डिस्टेंस नीचे की तरफ खिंचती है, यानी x डिस्टेंस दूर आती है, तो क्या होगा, ये पुली भी x डिस्टेंस नीचे आएगी। यानी इसको अगर मैं और फील दिलाऊं आपको, तो जब ये पुली x डिस्टेंस नीचे आएगी तो क्या ये पुली अब यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि पुली किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से। स्प्रिंग जितना नीचे आएगी पुली भी कितना नीचे आएगी, उतना ही नीचे। तो आपने बोला कि सर जब ये पुली यहां पे थी और उसकी न्यू पोजीशन यहां पे है, यानी जो ये मास है उसकी जो इंक्रीज इन लेंथ होगा बच्चों, वो इस साइड का x है वो भी काम में आएगा और इस साइड का x भी काम आएगा। यानी इस बार मास कितना नीचे जा रहा है, 2x नीचे जा रहा है। यानी आप क्या कह सकते हो, स्प्रिंग जितना खींचेगी उसके 2 गुना ये ब्लॉक नीचे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर के अंदर, वहां हमने कंस्ट्रेंड मोशन के सवाल करे थे, वहां मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल करवाए थे इससे रिलेटेड। यहां सोचो, खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली, अगर ये स्प्रिंग नीचे जाएगी x डिस्टेंस, तो ये जो हमारी पुली है बच्चों, ये भी कितना नीचे जाएगी, x। अब जैसे ही पुली x नीचे गई तो इधर से x डिस्टेंस फ्री हुआ, इधर से इतना, तो ये सारा कहां कवर हो जाएगा, मास के साथ। तो मास कितना नीचे मूव करेगा, 2x नीचे। यानी स्प्रिंग से जितना मूवमेंट किया उसका डबल किसने कर लिया हमारे पास, इसने। चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कि मास ने कितना मूवमेंट किया है, x0। तो आपको पता था कि मास जो है वो स्प्रिंग का डबल करता था, यानी कि स्प्रिंग के अंदर इस बार जो डिस्प्लेसमेंट आई होगी वो बिना सोचे समझे आप क्या बोलोगे, x0/2, क्योंकि इसका डबल होना चाहिए था इसे। इतनी बात क्लियर। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके बच्चों हमें क्या काम करना होता था, हमें एफ नेट की इक्वेशन लिखनी होती थी। बच्चों एफ नेट की इक्वेशन हमेशा किसी मास के अराउंड लिखी जाती है, बट हमारे यहाँ पे पुली तो मासलेस है,
स्प्रिंग भी मासलेस है, यानी इसी मास के अराउंड लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है ये तो mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगी स्प्रिंग फोर्स। अरे स्प्रिंग थोड़ी है, क्या है हमारे पास रोप, यानी ऊपर की तरफ क्या लगेगी इस बार टेंशन T, यानी आप यहां से क्या बोलोगे T इज इक्वल टू mg। सर मुझे तो T की वैल्यू ही नहीं पता, मुझे तो T की वैल्यू ही नहीं पता, तो चलिए निकालते हैं। ध्यान से सोचो, अगर ऊपर T लग रही है तो इधर भी कितनी लग रही होगी टेंशन T। टेंशन रोप अगर चेंज नहीं होती तो पूरी रोप के अंदर टेंशन सेम रहती है। इधर देखो बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है तो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाले के इक्वल हो जाएगी, यानी नीचे कितनी लग रही है हमारे पास 2T, ऊपर की तरफ क्या लग रही है kx0/2, यानी हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई बच्चों kx0/4। यहां पे पुट कर दो टेंशन की जगह, यानी mg किसके इक्वल आ गया। आपको एक बात तो पता है, ये स्टेप तो कैंसिल आउट होने वाला है, यानी mg की यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो सीधा mg इज इक्वल टू kx0/4। क्लियर। चलिए थर्ड स्टेप क्या कहता था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाओ, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाओ, करवा दे, ये करवा दिया स्लाइटली इसको डिस्प्लेस। अब इसके अंदर बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितनी आई उसकी हम बात करेंगे। पहले तो कितनी और की थी x0, ये देखो ये मेरे पास मास है, पहले इसको मैंने डिस्प्लेस करवाया था कितना बच्चों x0, और अब मैंने इसको कितना डिस्प्लेस करवा दिया हल्का सा x और डिस्प्लेस करवा दिया। जैसे ही मैंने इसको x से डिस्प्लेस करवाया बच्चों, इस पार्टिकल के अंदर नई टेंशन आएगी एक T डैश मान लेते हैं उसको, इधर भी नई टेंशन T डैश। इस बार ये x0/2 था तो ये कितना मूव करेगा x/2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई x0 प्लस x/2। ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी हो गई F इज इक्वल टू kx प्लस, इधर लिख दूं मैं F इज इक्वल टू kx प्लस x0/2, ये फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। चलिए अब क्या करना होता था, नई F नेट लिखनी होती थी, तो आप बोलोगे F नेट तो सर मास के अराउंड लिखी जाएगी, और F नेट क्या होगी इस बार हमारे पास, नीचे की तरफ वाले को पॉजिटिव मान लो, नीचे क्या लगेगा mg, तो ये लिख दिया mg। ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है माइनस T डैश। सर T डैश भी नहीं पता, जब आपने इसको डिस्प्लेस करवाया होगा तो T डैश देखो ऊपर की तरफ कितनी लग रही है फोर्स, ये तो मासलेस है तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो आप बोल सकते हो 2T डैश इज इक्वल टू kx प्लस x0/2। तो यहां से T डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर दो यहां, F नेट इज इक्वल टू mg माइनस क्या आएगा यहाँ पे kx/2 माइनस ये 4 हो जाएगा T डैश की वैल्यू kx/4 माइनस kx0/4। mg की वैल्यू कितनी है बच्चों kx_4, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी F नेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस kx/4। सर ये तो बना ही नहीं F इज इक्वल टू माइनस kx, मैंने बोला था k कोई एक कांस्टेंट है हमारे पास। अब देखो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको टाइम पीरियड क्या लिखना है, अगर हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस kx होता था तो हम टाइम पीरियड क्या लिखते थे 2π√m/k। यहां पे देखो x की जगह x है, k के अंदर चेंज आया है, k तो एक कांस्टेंट होता था, यानी इस कंडीशन के अंदर आप टाइम पीरियड लिखोगे 2π एज इट इज, मास एज इट इज, k की जगह इस बार क्या आ जाएगा k/4, यानी यहाँ पे k अपॉन में 4 जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, रूट से 4 को बाहर निकालो तो t इज इक्वल टू 4π√m/k। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया इस सिस्टम के लिए। क्लियर इतनी बात। ये सारी चीज मैंने किससे करवाई आपको, लॉन्ग मेथड से। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं अब, कि शॉर्ट ट्रिक में हमें पता है कि इस वाले स्टेप को क्या करना होता था, मिस करना होता था। चलिए चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखो अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक की, हमारे पास सिस्टम कैसा था, ये स्प्रिंग लगी हुई थी, ये स्प्रिंग लगी हुई थी, इधर हमारे पास ये अटैच है, यहां पे क्या लगा हुआ है मास। तो मैंने बोला सिस्टम सा काम करो, इसके ऊपर आप क्या लगा दो, एक इसके ऊपर क्या लगा दो, एक एक्स्ट्रा फोर्स। तो एक्स्ट्रा फोर्स जब आपने लगाई इसके ऊपर, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना x।
तो आप बोलोगे ये कितना डिस्प्लेस होगा, तो ये हो जाएगा x/2। ये तो कंस्ट्रेंट मोशन से सीख चुके हो कि अगर इसको x डिस्प्लेस करोगे तो ये कितना होगा x/2। इसके अंदर फोर्स कितनी आ जाएगी बच्चों, -kx/2। माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने इस बार डायरेक्शन दिखाई नहीं है, नहीं ऊपर की तरफ लग रही है। तो आप बोलोगे सर जो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, टेंशन की वजह से लग रही है। तो आप बोलोगे इसकी टेंशन की वैल्यू कितनी है, T यहाँ पे T। तो एक्स्ट्रा फोर्स टेंशन के अंदर आई है, तो आप बोलोगे F नेट इज इक्वल टू टेंशन के इक्वल। और टेंशन हमारे पास कितनी है, देखो T2T किसके इक्वल है, kx/2। तो T की वैल्यू कितनी आ गई, kx/4। T की वैल्यू कितनी आ गई, kx/4। F नेट ऊपर की तरफ लग रही है, तो F नेट इज इक्वल टू -kx/4। क्या सेम फॉर्मूला बन गया, टाइम पीरियड फिर से कितना आ जाएगा, 2π√m/k की जगह k/4, ये 4 ऊपर जाके बाहर, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4π√m/k। यानी आपको सारा गेम खेलना है जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है उसके लिए। यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स कौन लग रही है, टेंशन लग रही है। तो आपने टेंशन की वैल्यू निकाली, उसको एफ नेट के इक्वल पुट किया और आपका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए इसको समझते हैं दूसरे क्वेश्चन से। ये देखिए बच्चों, इस बार क्या हो रहा है सुनना, ये भी कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है। हम इसको अब दोबारा लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, सीधा ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे देखना बच्चों। इसके अंदर देखो बच्चों क्या होगा, जब ये पार्टिकल x डिस्प्लेस करेगा, जब ये पार्टिकल x डिस्प्लेस करेगा तो ये पुली x नीचे आएगी, ये पुली x नीचे आएगी। सुनना एक बार, ये पुली यहां आ जाएगी, यानी पुली ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। अब आपको पता है कि ये स्प्रिंग जो है यही खिंच के इधर आएगी, यानी स्प्रिंग के अंदर इस बार जो स्ट्रेच हो रहा है बच्चों, ये कितना हो रहा है, x/2। कितना हो रहा है इस बार, स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेच आ रहा है वो कितना आ रहा है, x/2। और अब आपको पता है कि स्प्रिंग जब नीचे आ रही है हमारे पास, जब स्प्रिंग हमारे पास नीचे आ रही है, तो ये मान लो कि ये नीचे आ गया मेरे पास कितना, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक मिनट बच्चों, इधर देखो। जब ये पुली नीचे आई होगी यहां से यहां, तो ये इधर से भी x खींची होगी और इधर से भी क्या खींची होगी, x खींची होगी। यानी इस बार जो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आया है, स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशन आया है ये कितना है, 2x। खुद से सोच के देखो, अगर आप मास को x नीचे लेके आओगे तो ये पुली भी x नीचे आ जाएगी, तो इधर से भी पुली x नीचे आई, इधर से भी x नीचे आई, तो ये स्प्रिंग खींच के यहां चली जाएगी। तो स्प्रिंग के अंदर जो टोटल इलोंगेशन आया वो कितना आया बच्चों हमारे पास, x और x 2x। तो आप क्या बोलोगे अब यहां से कि हमारे पास जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ वो कितनी है, हमारे पास ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स हमारे पास हो जाएगी इधर kx इधर kx, यानी ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स लगेगी वो -2kx। और वही किसके इक्वल होगी, टेंशन के। यानी टेंशन बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ गई, -2kx के। माइनस नहीं भी लगाओ तो वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से हमें पता है टेंशन फोर्स ही क्या होती थी, एफ नेट किसके इक्वल आ गई, -2kx के इक्वल। फॉर्मूले में पुट कर दो, टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π√m/k। m/k तब होता अगर f इक्वल टू -kx होता, बट यहाँ -2kx है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2k। तो ये हमारे पास बच्चों इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड। इसे नोट कीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया बच्चों नोट। चलिए अब इसका जेईई में आया हुआ एक सवाल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो सवाल, आपके पास कोई एक ब्लॉक है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है सर। ये फिलहाल किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। इसके ऊपर एक बुलेट आके हिट करती है बच्चों, और जैसे ही इसके ऊपर बुलेट आके हिट करती है जो कि v0 वेलोसिटी से आ रही है, वो इसके अंदर रुक जाती है। बुलेट क्या करती है, इसके अंदर आके रुक जाती है। अरे सिस्टम को खुद समझने की कोशिश किया करो, इमेजिन करने की कोशिश किया करो कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होगा। जब बुलेट बच्चों आके इसको तेजी से हिट करेगी तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी, यानी ये क्या करना शुरू कर देगा, SHM। जब ये SHM करेगा तो आपको इसको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड।
बच्चों ध्यान से देखो, जब बुलेट टकरा रही है किसी मास से और टकराने के बाद दोनों सेम मोशन कर रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को क्या कहा जाता था? ऐसे कोलिजन को हम कहते थे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यानी अगर कोई पार्टिकल एक रेस्ट पे है, दूसरा पार्टिकल आके उससे टकरा रहा है और फिर दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे कोलिजन को नाम दिया जाता है बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम दिया जाता है? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है सर, तो क्या करें सर उससे इन इलास्टिक कोलिजन से? तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारा मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सर क्या मतलब इसका? मोमेंटम कंजर्व्ड रहने का मतलब है बच्चों इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कि जितना मोमेंटम पहले रहा होगा सिस्टम का उतना ही मोमेंटम बाद में। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इनिशियली बात करूं, इनिशियली बुलेट ऑफ मास m कितनी वेलोसिटी से चल रही है? v0 प्लस इसका मास कितना है? कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू, दोनों बाद में कंबाइन हो गए, दोनों का मास कितना हो गया? m प्लस m, और दोनों कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं नहीं पता, मान लिया v डैश से। ठीक है, अगर यहां से v डैश की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो v डैश की वैल्यू कितनी आएगी? mv0 अपॉन m प्लस m। क्लियर इतनी बात? v डैश की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? इतनी। सर हमें मीन पोजीशन के ऊपर जब ये पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था SHM, हमें क्या मिल गई? इसकी वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी मिल गई तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? v इज इक्वल टू ए ओमेगा, सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये मीन पोजीशन पे होता था तो x किसके इक्वल? 0, और हमारे पास फॉर्मूला बनता था v इज इक्वल टू ए ओमेगा। सर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ से ओमेगा। चलो निकालते हैं। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? mv0 अपॉन m प्लस कैपिटल M। ओके सर, a हमें निकालना है। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है अंडर रूट k बाय m। यहाँ पे पुट कर दो ओमेगा की जगह, क्या आ जाएगा? अंडर रूट k बाय m। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू इजीली आ जाएगी। k आपको गिवन था कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। a इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? mv0 अपॉन m प्लस कैपिटल M, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट m बाय k। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है? फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ है? क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व कर लिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको बच्चों ध्यान क्या रखना था कि अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, साथ में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। बट इन दिस केस हमारे पास ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व्ड नहीं रहती। तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखने की गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? चलो हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब है जब हम दो स्प्रिंग्स को कंबाइन करें, या तो उन्हें हम सीरीज की तरह कंबाइन कर सकते हैं या उनको पैरेलली कंबाइन किया जा सकता है। इन दैट केस हम पहले बात करते हैं सीरीज की। बच्चों मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं क्या क्या आने वाले हैं। जब हम सीरीज के अंदर बच्चों इन्हें कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1/k1 प्लस 1/k2। बच्चों डेरिवेशन करना क्यों जरूरी है वो आपको जस्ट इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा व्हाई डेरिवेशन इज नेसेसरी। देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये आना चाहिए। पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको कैसे पता चलेगा सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो उसके लिए मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं जो इसकी डेफिनेशन मान लो, कुछ भी मान लो। आपको वो लाइन याद रखनी है। अगर आपको वो लाइन याद है तो आप हमेशा पता कर लोगे। देखने से बच्चों कई बार पता नहीं चलता कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप उस लाइन को ध्यान में रखना। वो लाइन छोटी सी है, वन एंड ऑफ स्प्रिंग। बच्चों एक मिनट, बच्चे मिठाई लाए हैं, मिठाई खा लें। कितना है साइंस में? 100। कांग्रेस। तो बच्चों एक बच्ची आई है, आग बच्ची तुझे मिला दे, आजा। ये हमारे पास एक बच्ची आई है क्लास 10th की जिसने साइंस में किया है 100 आउट ऑफ 100, तो उसके लिए से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो चले अपने क्वेश्चन के ऊपर।
हमने क्या बोला, हमारा जो वन एंड ऑफ स्प्रिंग है, देखो बच्चों आपने भी पिछले साल 10th पास आउट करी है, आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो टॉपर्स निकले होंगे। ये न्यू बैच था हमारे पास जिसमें साइंस में 100 आउट ऑफ 100 बच्चे गए, तो आप उसकी मेहनत सोच सकते हैं उसने कितनी मेहनत करी होगी। अब आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है जेईई क्लियर करना। तो बच्चों मैं आपको 3 C बताता हूँ। आप कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को एम कर रहे हैं, अगर आप कभी भी कोई पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं या किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो हर लक्ष्य स्टार्टिंग में बड़ा ही लगता है। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको एक चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि 1 स्टेप एट अ टाइम। आपको ये देखना है कि मैंने आज के दिन में क्या किया, ये नहीं देखना कि मैं कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, उसके अगले दिन क्या करूँगा। आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि आपने आज क्या किया। आज क्या सिर्फ मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूँगा या फिर मैंने कुछ आउटपुट निकाला। तो अगर आपको कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको क्या आना चाहिए, 1 स्टेप एट ए टाइम, यानी एक बार में एक स्टेप लेना है। ऐसे नहीं कि मैं 1 महीने में सारा सिलेबस निपटा दूंगा, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर अगर आप एक स्टेप चलते जाओगे तो एक ना एक दिन कहाँ तक पहुँच जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो बच्चों ये बात याद रखना, अगर कभी भी आपको सक्सेसफुल होना है तो कभी भी कोई इंसान लंबी लंबी छलांगे मार के नहीं हो सकता। वो एक मार लेगा छलांग, 2 चैप्टर्स के अंदर मार लेगा, लेकिन हमेशा लॉन्ग रन के अंदर कौन चलता है, जो 1 स्टेप एट ए टाइम लेता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं इसकी, क्या बोल रहा है ये। अगर आपका वन एंड ऑफ स्प्रिंग या तो वो किससे कनेक्टेड हो, मास से, या फिर किससे कनेक्टेड हो, मास और जो भी आपकी वॉल है, मतलब किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है एक एंड तो। बट आपका जो सेकंड एंड है बच्चों, आपका जो सेकंड एंड है, it is always connected to another spring। सुनना बच्चों, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग का कोना, वो चाहे मास से कनेक्टेड हो चाहे वॉल से कनेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस स्प्रिंग का दूसरा कोना हमेशा किसी दूसरी स्प्रिंग से कनेक्टेड अगर हुआ तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर दिखाओ सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, देख लो। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास दूसरी स्प्रिंग है, और मैंने इसको जोड़ दिया मास से। ध्यान से देखो, पहली लाइन क्या करी थी, वन एंड ऑफ स्प्रिंग या तो मास से या वॉल से। तो इस स्प्रिंग की बात करें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K2। ठीक है, तो आप देखो ये वॉल से कनेक्टेड है एक एंड तो, पर दूसरा एंड किससे, स्प्रिंग से। इसका एक एंड किससे, मास से, और एक किससे। तो सेकंड वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंड चाहे किसी से भी कनेक्टेड हो, मास से या वॉल से, बट दूसरा एंड हमेशा किससे कनेक्टेड होना चाहिए हमारे पास, दूसरी स्प्रिंग से। क्लियर इतनी बात। चलिए सर डेरिवेशन करते हैं इसकी फटाफट से। देखो बच्चों, मैंने इधर फोर्स लगाई एक F, मैंने एक फोर्स लगाई F, जिसकी वजह से ये मास इधर डिस्प्लेस होता है x। अब बच्चों एक बात बताना, क्या ये स्प्रिंग भी x खींचेगी और ये स्प्रिंग भी x खींचेगी? कई बच्चे सोच रहे होंगे हाँ सर, अगर ये मास x आगे गया है तो ये स्प्रिंग भी x खींच जाएगी, ये स्प्रिंग भी x खींच जाएगी। बच्चों दिमाग लगाओ, अगर ये स्प्रिंग x खींची होती, ये x खींची होती, तो ये मास कितना आगे जाता, 2x आगे जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी कि हम बोलेंगे ये स्प्रिंग मान लेते हैं कितनी खींची है, x1, ये स्प्रिंग कितनी खींची है, x2। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, ओके ठीक है। अब मैंने क्या बोला बच्चों कि हमें एक ऐसी स्प्रिंग चाहिए जिसकी k की वैल्यू इन दोनों के इक्वल आ जाए, और उस k को वैल्यू हम क्या बोलेंगे, k इक्विवेलेंट। और वो कितना डिस्प्लेस करेगी, जब हम उस पर F फोर्स लगाएंगे तो वो भी कितना डिस्प्लेस करेगी, x डिस्प्लेस करेगी। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी पावर के अंदर कि जब आप स्प्रिंग को दोनों साइड से खींचते हो, एक साइड से कोई तेज फोर्स से खींच रहा है, एक साइड से कम फोर्स से खींच रहा है, स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर लगने वाली फोर्स सेम रहती है।
क्या आपने रोप के अंदर देखा था कि जब आप किसी रोप को खींचते हो काफी दम लगा के, उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहती है। क्या रहती है? हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहती है। यानी मैं कह सकता हूं बच्चों, भले ही ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं, पर यहां पे लगने वाला फोर्स F2, यहां पे लगने वाला फोर्स F1, यहां पे लगने वाला फोर्स F इक्विवेलेंट, सारे आपस में क्या है? इक्वल। या क्या कह सकता हूं मैं? F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू होगी K इक्विवेलेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? X। F1 हमारे पास क्या आएगा? K1 X1, ये हमारे पास क्या आएगा? K2 X2। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, सर जो मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है X, वो X1 और X2 की वजह से हुआ है। हाँ सर बिल्कुल उसकी वजह से हुआ है। तो आप क्या यहां पे लिख सकते हो? X1 प्लस X2 इज टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू X। तो क्या बोलोगे यहां से? X1 की वैल्यू निकालो बच्चों। यहां से X1 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं यहां से, सॉरी, हाँ ये सारे इक्वल हैं किसके? F के इक्वल। तो यहां से X1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? F अपॉन K1। X2 की वैल्यू कितनी आएगी? F अपॉन K2। और इस X की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? F अपॉन K इक्विवेलेंट। F कैंसल आउट और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सर इसको याद कैसे करें? रख लो याद, आपने क्लास 10 के अंदर रेजिस्टर्स पढ़े थे। रेजिस्टर में जो कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर काम आता है वो जाके स्प्रिंग में पैरेलल, जो रेजिस्टर का पैरेलल का होता है वो किसका बन जाता है? हमारे पास स्प्रिंग का बन जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो इसकी तो K EQ इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इतनी बात क्लियर? चलिए पॉज कीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों लिख लिया? सुनिए बच्चे, फॉर्मूले याद करके चल जाते हैं। आपने डेरिवेशन सीखा पूरा, आपने क्या देखा कि हर पॉइंट पे फोर्स इक्वल होती है, पूरा डेरिवेशन समझ के गए। और कोई एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ फॉर्मूला याद करके गया, और दोनों के सामने आ जाता है सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि आपको एक स्प्रिंग दे रखा है, आपने देखते ही बता दिया कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के गया था वो अपना फॉर्मूला लगाएगा और आंसर निकाल देगा। पर ऐसा तब होता अगर हमें एम्पलीट्यूड पूछा जाता। देखो इसका एम्पलीट्यूड A दे रखा है, हमें पूछा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ P। क्या पूछा है? फाइंड टाइम पीरियड ऑफ P। हमें पूरे का टाइम पीरियड नहीं पूछा। अगर पूरे का टाइम पीरियड पूछा होता बच्चों, अगर आपके अंदर इस सिस्टम के अंदर पूरे का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई अंडर रूट m बाय K इक्विवेलेंट आ जाएगा बस यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो K इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से और आपके पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय K इक्विवेलेंट। ऐसा तब होता अगर हमें पूरे का टाइम पीरियड पूछा होता। हमें टाइम पीरियड पूछा है बच्चों, हमें टाइम पीरियड पूछा है किसका? टाइम पीरियड ऑफ पॉइंट P। सोचो बच्चों सोचो, मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में देख लूं, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कुछ दे रखा है। सॉरी बच्चों, यहां टाइम पीरियड नहीं पूछा गया था, यहां पूछा गया था एम्पलीट्यूड। और आपको बोल रखा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना दे रखा था? K2। हाँ ये आपको दे रखा है बच्चों K1 X1, ये आपको दे रखा है K2 X2। हाँ तो आपसे बोला कि अगर पूरे का एम्पलीट्यूड A है तो आप मुझे इसका एम्पलीट्यूड बताइए। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर ये पार्टिकल A आगे जा रहा होगा तो ये भी A ही आगे गया होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता स्प्रिंग के अंदर। जब आप दो स्प्रिंग को कंबाइन करते हो बच्चों तो क्या होता है, आपने मास लगाया आगे, जब आप मास को डिस्प्लेस करेंगे तो पहले ये वाली स्प्रिंग खींचती है, जितनी इसकी कैपेबिलिटी है उतनी खींचेगी। जब इसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है फिर ये पीछे वाली स्प्रिंग खींचना शुरू करती है। यानी जब ये पॉइंट P मूव करेगा बच्चों, ये तो तभी मूव करेगा जब ये वाली स्प्रिंग मूव करेगी। ध्यान से सुनना, जब ये मास को खींचोगे तो ये पॉइंट P क्यों मूव करेगा? ये स्प्रिंग खींचती जाएगी खींचती जाएगी खींचती जाएगी।
जब इसकी खींचने की शक्ति खत्म हो जाएगी तब ये स्प्रिंग खींचना शुरू होगी और ये पार्टिकल P मूव करेगा। लेकिन आपको एक बात पता है बच्चों, अगर मैं इधर से F फोर्स लगाता हूं तो हर पॉइंट पे फोर्स सेम रहती है। यानी आप बोलोगे K1x1 इज इक्वल टू K2x2 इज इक्वल टू K इक्विलेंट इनटू में कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, A डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात क्लियर कि जितना फोर्स हुआ उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, x1 की वैल्यू। तो आप बोल सकते हो K1x1 इज इक्वल टू K इक्विलेंट इंटू A। आपको x1 की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, K इक्विलेंट इंटू A अपॉन K1। K इक्विलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, अभी ट्रिक बताई थी आपको इसकी, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। वैल्यू पुट करो यहाँ इस पे, x1 कितना आएगा हमारे पास, x1 कितना आएगा हमारे पास यहाँ से K1 K2 यहाँ पे A और K1 यहाँ भी है, K1 प्लस K2। K1 से K1 कैंसल आउट, x1 की वैल्यू आ गई बच्चों K2A अपॉन K1 प्लस K2। जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के गया है, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के गया है, ये क्वेश्चन उससे हिलता ही नहीं। आपको कंसेप्ट पता था कि हर पॉइंट के ऊपर फोर्स सेम लगती है, आपने फोर्स को इक्वेट किया, आपको पॉइंट P का एम्पलीट्यूड चाहिए था। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितना ये स्प्रिंग मूव करेगी उतना ये पॉइंट P क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो आपने आंसर बता दो, आंसर कौन सा है, K2A अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर कैसा होता है, जैसा दिखाई देता है वैसा होता है क्या। पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटी सी बात है कि वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू वॉल और दूसरा किससे कनेक्टेड होना चाहिए, अदर इज कनेक्टेड टू मास। यानी एक कोना स्प्रिंग का कनेक्टेड होना चाहिए वॉल से और दूसरा कोना हमारे पास किससे कनेक्टेड होना चाहिए, मास से। ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो वहां सीरीज में वो यहां पैरेलल में K1 प्लस K2। देखो पैरेलल कैसे दिखता है हमें, अगर एक यहां पे हमारे पास, एक मेरे पास यहां पे एक स्प्रिंग, दोनों से मैंने एक मास कनेक्ट कर दिया और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी, एक फोर्स लगा दी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। याद है बच्चों, अगर आपके पास कोई एक रोप होती थी उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती थी, लेकिन अगर आपने रोप चेंज कर दी तो उसमें क्या टेंशन भी चेंज होती थी। यानी इस बार फोर्स दोनों के अंदर सेम नहीं आएगी, इसके अंदर फोर्स कितनी लगेगी F1, इसमें फोर्स कितनी लगेगी F2। क्या अगर मैं बॉक्स को X डिस्प्लेस करवाऊं तो दोनों सेम स्ट्रेच होंगी, बिल्कुल सर दोनों सेम मास से कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे ये भी कितना स्ट्रेच होगी X, ये भी कितना स्ट्रेच होगी X। मैंने दोनों को कंबाइन किया और एक सिस्टम बनाया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K इक्विवेलेंट, और इससे जो मास कनेक्टेड है इसके ऊपर फोर्स F लगाने पर ये कितना डिस्प्लेस हुआ X। तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगी वो कितना आएगी बच्चों, K इक्विवेलेंट इंटू X। यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चों, F1 और F2 मिलके किसके इक्वल होगा, F के। यानी आप बोल सकते हो F फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और F की वैल्यू कितनी है अपने पास, K इक्विवेलेंट X इज इक्वल टू K1 X1 प्लस K2 X2। क्या बोला था मैंने, दोनों स्प्रिंग सेम स्ट्रेच हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास K1 X प्लस K2 X, X X X कैंसल आउट, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए। क्लियर इतनी बातें, नोट कर लो इसे फटाफट से, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास एक स्प्रिंग है, इसका कुछ टाइम पीरियड दे रखा है, आपसे बोला कि इन दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सोचिए, देखो इसको मैं मान लेता हूं बच्चों टाइम पीरियड आपको 1 दे रखा है ये, या फिर मैं मान लेता हूं टाइम पीरियड सीरीज के लिए आपको दे रखा है कितना, √2 सेकेंड। ओके, यहां पे आपको टाइम पीरियड निकालना है किसके लिए,
पैरेलल के लिए। तो क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो। एक बात बताना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर सीरीज के अंदर तो फॉर्मूला लगता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो क्या आएगा? K1 की वैल्यू 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6, यानी कितना आ गया मेरे पास? 2K। कितना आ गया मेरे पास? 2K। ठीक है सर। अगर यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालूं मैं तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों मेरे पास? 9K। अब तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे सर? टाइम पीरियड फॉर सीरीज अपॉन टाइम पीरियड फॉर पैरेलल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट। सीरीज का K इक्विवेलेंट कितना है? 2K अपॉन 2 पाई अंडर रूट m अपॉन इसका कितना है? 9K। किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट 2 अपॉन TP। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, ये चला जाएगा ऊपर। आप क्या बोलोगे? ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगा ये? अंडर रूट 9K बाई 2K इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन TP। K से K कैंसिल आउट, रूट 9 क्या बन जाएगा ऊपर? 3 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल। यहाँ से सॉल्व करोगे टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल कितना आ जाएगा? 2/3 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया? 2/3 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमारे पास क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के लिए हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल सा काम। पहले देखो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा दिख रहा है? कई बच्चे सोचोगे सर ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में, बट यही तो गलत फहमी है। यहाँ पे आपको ऐसे जज नहीं करना है, आपको देखना है जो कंडीशन मैंने बताई थी। देखो एक दीवार से कनेक्टेड, एक मास से, एक दीवार से, एक मास से, एक दीवार से, एक मास से, यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके अंदर है? पैरेलल। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? K इक्विवेलेंट का। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। तो क्या आएगा? K प्लस K, 2K प्लस 2K 4K। K इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4K। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट, मास कितना दे रखा है? m अपॉन 4K। 4K को बाहर निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाय K। ये हमारे पास इसका क्या आ गया? टाइम पीरियड। अगला सिस्टम देखिए बच्चों क्या कह रहा है। इसमें आपको ये दोनों किसके अंदर दिख रहे हैं? सीरीज के अंदर। ऊपर वाला किसमें दिख रहा है? दोनों मिलके पैरेलल। अगर K और K को जोड़ोगे तो क्या फॉर्मूला लगता था? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं? जाके आप इसे मेमोराइज कर लें, आप इसे ऑन द टिप्स याद रख लें। ये वाला शॉर्टकट काफी जगह आपको काम आएगा। तो K1 की वैल्यू K, ऊपर बनेगा K स्क्वायर, नीचे बनेगा 2K, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, यानी आपके पास K इक्विवेलेंट आ गया K/2। अब K/2 2K के साथ किस में है? पैरेलल के अंदर। और पैरेलल का जब K इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा? K/2 प्लस 2K। एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 5K/2। निकाल दो। अब टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई K की जगह 5K यानी 2/5mK। ये आपके पास क्या बन गया बच्चों? इसका टाइम पीरियड। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करोगे। कटिंग ऑफ स्प्रिंग बच्चों हम कल करेंगे। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी आने वाले हैं हमारे पास कटिंग ऑफ स्प्रिंग के, कि कैसे अगर हम स्प्रिंग को कट करते जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है उसके K के ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर। देखो लेंथ तो है कि जब मैं उसको इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कल कि कैसे उसके K के अंदर चेंज आता है, कैसे उसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर चेंज आता है। तो ये बातें करेंगे। आज के लिए पोर्शन को इतना ही रखते हैं। घर जाके आप इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स मीड इजी के नाम से आपको चैनल मिलेगा और आपको पसंद आया होगा चैनल। और ये हमारी ऑसिलेशन सीरीज़ के 2 लेक्चर्स और बचे हैं बच्चों। अगला लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा वो होंगे कुछ काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई एडवांस प्लस जेई मेंस के। तो अगला लेक्चर आप ज़रूर देखें। ये तो आपको देखना है, ये तो कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए है। अगला लेक्चर मैं लेके आऊँगा कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसकी तरफ चलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों की मदद हो सके और वो भी कंसेप्ट बिल्डअप कर सके अपना।
ऐसे नहीं कि सिर्फ रील्स ही शेयर करें, बाकी चीज़ों को भी शेयर करना चाहिए, जिससे उन लोगों को भी कंसेप्ट बिल्डअप करने में क्या हो, मदद हो। काफ़ी लोग सोचते हैं कि 11th मौज मौज में निकाल दी जाए, बट ऐसा नहीं करना है बच्चों। हमें मस्ती करनी है, साथ में उसके साथ साथ पढ़ाई भी। ऐसा नहीं कि सीरियस होकर पढ़ना है, सीरियस तो हमें कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं। तो हमें पढ़ाई भी करनी है साथ में। तो बच्चों पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।